नमस्कार, ओंकार वाणी पर स्वागत है आपका। मैं हूं वेद प्रकाश और इस खास कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2019 के होने हैं और बिगुल फूंक चुका है और अब नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। आज का दिन ऐसा रहा जब कई दिग्गजों ने झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से अपना अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें रघुवर दास जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं प्रमुख रूप से वो रहे और उनके खिलाफ जो सबसे दिलचस्प प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं वो आए हैं सरयू राय, जो कल तक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन देर रात उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया। चूंकि जो बीजेपी की तरफ से जो चौथी सूची जारी की गई थी उसमें भी उनका नाम नहीं आने की वजह से वो नाराज चल रहे थे और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास जी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया। उसके अलावा अभय सिंह जेवीएम प्रत्याशी हैं जो लगातार जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। और उसके अलावा और भी कई दिग्गज हैं, जिसमें सुदेश महतो का नाम सबसे बड़ा है, इसलिए कि वो आजसू के सुप्रीमो भी हैं और जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है किसी न किसी रूप में सुदेश महतो सत्ता से जुड़े रहे हैं, सत्ता के दल सत्ताधारी दलों से जुड़े रहे हैं और सत्ता में भागीदार बने रहे हैं। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, पहला ऐसा चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिसमें बीजेपी स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी किसी न किसी पार्टी के साथ भागीदारी के रूप में, गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ती थी। तो आज चर्चा करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ होंगे, हम उनसे भी परिचय कराएंगे आपका। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चलिए, तो झारखंड विधानसभा चुनाव, नजरें सबकी टिकी हुई है, सिर्फ झारखंड की नहीं, बिहार के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। और इस नजरें टिकी होने के पीछे जो दिलचस्प इस चुनाव को बनाया है वो है सरयू राय, जो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाने जाएंगे और रघुवर दास के खिलाफ मोर्चा खोला है और कई भी दिलचस्प खुलासा करेंगे। इस बातचीत के दौरान हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक पांडे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अशोक जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जो चुनाव हो रहा है काफ़ी दिलचस्प है। नजरें, चुनाव जब भी होते हैं तो एक महापर्व होता है उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए, उस प्रदेश के लिए। झारखंड कह सकते हैं लंबे समय तक उपेक्षित रहा। 2000 में गठन होने के बाद 2014 तक उपेक्षित रहा। 2014 में पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद 5 साल सरकार चली और फिर उसके बाद चुनाव। लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी सरकार से, बहुत हैं भी और रहेंगी भी कि समुचित विकास हो, चूंकि छोटा राज्य है और इसमें समुचित विकास हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन सब के बीच ये है कि ये चुनाव सिर पर है, प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। पहली जो प्रतिक्रिया है वो आपकी क्या होगी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर? झारखंड विधानसभा के लिए सबसे खास बात यह है, रघुवर दास के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट के सहयोगी सरयू राय का सामने आना, ये एक दफ़ा पुराने युग की ओर ले जाता है। क्योंकि रघुवर का मतलब होता है, रघुवर राम का एक पर्यायवाची नाम है। दूसरी ओर सरयू और रघुवर मतलब राम और सरयू दोनों के रिश्ते बहुत करीबी रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। और ऐसे में ये देखा गया है कि राम जब जब सरयू के उस पार या इस पार गए हैं, कुछ न कुछ इतिहास बना है या बिगड़ा है। सरयू के जब पार गए हैं यानी उन्हें तब वनवास दिया गया, और सरयू से जब लौट के आए हैं, सरयू को जब पार करके घर लौट आए हैं तो रावण का वध हुआ है, उनका राज्याभिषेक हुआ है। लिहाजा यहाँ भी सरयू और रघुवर के बीच जो तनातनी देखी जा रही है, सचमुच रघुवर दास के लिए ये राम के युग की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि उनका वरिष्ठ सहयोगी ही आज तलवार लेकर उनके सामने खड़ा है। मुझे ये लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी कि ये सियासी गणित किधर जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि सरयू राय सचमुच रघुवर दास के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय विधायक हैं
और पिछली बार हालांकि हार गए थे 2009 में, बन्ना गुप्ता जीते थे कांग्रेस के, उसके पहले 2005 में सरयू राय थे। इस बार भी जो जीत हार का अंतर काफ़ी कम था, करीब 10-12 हज़ार के अंतर से ही मात्र जीते थे। बन्ना गुप्ता ने अच्छा कंटेस्टेंट साबित हुए थे और अच्छा मुकाबला दिया था उन्हें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पश्चिम छोड़कर पूर्वी, अभी तक हालांकि पर्चा दोनों जगह खरीदा है उन्होंने, लेकिन पूर्वी में नामांकन दाखिल किया, वो भी उस दिन जिस दिन रघुवर दास नामांकन करने वाले थे। जाहिर है कि उनकी लड़ाई सीधे रघुवर दास से है। रघुवर दास को सीधे शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही है। जैसे अगर थोड़ा सा आगे पीछे चले हम, तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय में राजस्थान से एक आवाज़ आई थी कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। अब ये देखा जा रहा है कि कुछ वैसी ही बात झारखंड में भी देखी जा रही है। मतलब लोग वहाँ वसुंधरा राजे के खिलाफ थे, राजस्थान के लोग वसुंधरा राजे के खिलाफ थे, लिहाजा वसुंधरा राजे की सरकार गिर गई, मतलब वो बुरी तरह हार गई। लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ से जीत के निकल गए, प्रधानमंत्री दोबारा बन गए। ठीक वही स्थिति देखी जा रही है झारखंड में भी। रघुवर दास पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदरूनी लड़ाई चलती रही है, जिसका सियासी नतीजा आज ये हुआ है कि उन्हीं के कैबिनेट का सहयोगी उनके खिलाफ तलवार लेकर खड़ा है। अब देखना यह है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किस हद तक इस लड़ाई में शामिल होता है अथवा इस लड़ाई के विरुद्ध कोई कमान जारी करता है, अभी ये कहना बहुत नामुमकिन है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है यहाँ पे अशोक जी कि रघुवर दास की लड़ाई, जैसे आपने कहा कि सीधी लड़ाई रघुवर दास से सरयू राय की जो लड़ाई है, लेकिन सरयू राय अगर व्यवस्था पर चोट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं 5 साल। वो व्यवस्था के हिस्सा रहे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी अपने सर से हटाने के लिए खुद को पिछले 5 साल के प्रशासन, मतलब प्रशासनिक सफलता या विफलता जो भी कह लें आप, उस सफलता अथवा विफलता दोनों से खुद को अलग करने के लिए ही ये उनकी चाल रही है कि भैया जो कुछ भी हुआ रघुवर जी ने किया, मेरी इसमें कोई समझ भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने कहा अभी कि भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ लड़ाई है जी। आंकड़ों पे अगर नजर डालें, 2009 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 14 का चुनाव हुआ, 18 सीट बीजेपी और जेएमएम की रही थी। हालांकि सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार बनती रही है और ये विडंबना रही है झारखंड की कि कह सकते हैं कि विकास जो नहीं, समुचित विकास नहीं हुए। उसका एक हवाला ये भी दिया जाता रहा कि पूरी जो है वो पूर्ण गठबंधन की फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं रही है। इस वजह से इसका बीजेपी 18, जेएमएम 18, कांग्रेस 14, जेवीएम 11, आजसू 5, जेडीयू भी 2 सीट जीते थे, इसमें गोपाल कृष्ण पातर भी थे, उसके अलावा आरजेडी 5 सीट। ये 2009 का आंकड़ा। लेकिन 2014 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल आंकड़ा उलट गया, जब इसमें कि 37 सीट बीजेपी के खाते में आई, सीधा जस्ट कह सकते हैं कि जस्ट दुगना। उसके बाद जेएमएम 18 से 19 पे पहुंची, जेवीएम 11 से खिसक कर 8 पर और कांग्रेस 6 सीट पर और आजसू 5 सीट पर। जेडीयू और आरजेडी कोई नहीं रहा। तो ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां नजर आ रही हैं, हालांकि अब अभी जो फिलहाल जो स्थिति है विधायकों की, उसमें 6 विधायक और जुड़ गए हैं, चूंकि जेवीएम से 6 विधायकों ने पाला बदला था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर मामला चल भी रहा है अभी भी स्पीकर के कोर्ट में। खैर वो अलग चीज़ है। तो अभी जो स्थितियां वो, तो ये क्या दिखाता है कि जिस तरह से बीजेपी की सीटें बढ़ी 2009 से 2014 की तुलना में, तो क्या लगता है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर ले जा रही हैं? ये जो धारा बह रही है, जो हवा बह रही है, वो किस ओर जाएगी? आप देखिए, ये धारा जो बह रही है, बीजेपी ने अभी हरियाणा का चुनाव लड़ा। हरियाणा में देखा गया कि 2 विपक्षी ध्रुव चुनावी नतीजे आने के बाद आपस में मिल गए। ठीक वैसे ही इसका ठीक उलट देखा गया महाराष्ट्र में कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, नतीजे आने के बाद आपसी हित टकराए और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आज नतीजा यह है कि दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, दोनों ही आपस में लड़ने को तैयार खड़े हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव के पहले की सियासत और नतीजे आने के बाद की सियासत में बहुत अंतर होता है। सब कुछ कुर्सी का खेल है। यहाँ देखा जा रहा है कि यही
आजसू पार्टी आज रघुवर दास के खिलाफ खड़ी है। आपने सही कहा कि आज देखा जाए तो झारखंड में भाजपा अकेले खड़ी है। उसके जितने सहयोगी थे पिछले चुनाव में वो सारे उसका साथ छोड़ चुके हैं और सब अलग अलग खेमों में खेमाबंदी कर रहे हैं। इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि चुनावी नतीजे आने के बाद ये जो लोग आज अलग हुए हैं वो फिर कुर्सी के लिए आपस में मिल न जाएं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि चूंकि एक साथ लड़ के इन्होंने चुनावी गठबंधन बना के महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों को देख लिया और उसके बाद देखा जा रहा है कि सरकार नहीं बनी। हो सकता है कि भाजपा का जो थिंक टैंक है, दिल्ली में बैठा हुआ जो थिंक टैंक है, कई चाणक्य दिल्ली में बैठे हैं, कहीं उनकी ये सियासी समझ तो नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जो अपने साथ हैं उनको पहले दूर कर लो, फिर कुछ सीटें इधर उधर से व्यवस्था कर ली जाए, कुछ निर्दलीयों को बाद में मिला लिया जाए। अगर सरकार बनाने की स्थिति में हम आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ऐसे लोगों को मिला लिया जाएगा। इसलिए अभी आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा अकेली है। हाँ, लोगों को दिखाने या समझाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आजसू पार्टी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो चूंकि एनडीए फोल्डर का ही पार्ट है ये, यहाँ से अगर बाहर देखा जाए तो केंद्र में तो एनडीए फोल्डर का पार्ट होने के बाद ऐसा तो नहीं कि सब अपनी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है बीजेपी को, भाई कि आप अगर लड़ रहे हैं ठीक है लेकिन हम भी कम नहीं। राजनीति में ये तो होता ही है। अपने वजूद की रक्षा करने के लिए सब कोई लड़ता है और अगर रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ रही है, आजसू अलग लड़ रही है, भाजपा के तमाम घटक दल आज अगर भाजपा के खिलाफ झारखंड में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि सब अपने अपने वजूद की रक्षा कर रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। अब नतीजे बताएंगे कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना ताकत। चलिए महत्वपूर्ण चीज़ अब चर्चा कर लेते हैं कुछ और प्रत्याशियों पे जिन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है। सुदेश महतो की बात कर लेते हैं। सुदेश महतो, कोशिश तो की थी उन्होंने भी, 17 सीटें मांगी थी, बात नहीं बनी, 27 सीटों पर उम्मीदवार दे दिया है। आज खुद भी पर्चा भरा है और दमखम के साथ पद यात्रा करने के बाद, और उन्होंने कहा है गांव की सरकार, एक नारा दिया है उन्होंने, गांव की, अब की बार गांव की सरकार। ठीक है। अब सुदेश महतो चूंकि पिछले 5 साल सरकार के साथ थे, ये गांव और गरीब की बात आज कैसे आई? 5 साल तो आप सत्ता की मलाई लूटते रहे। उस समय आपने अपने सहयोगी दल पर कोई दबाव नहीं बनाया, गांव आपको तब याद नहीं आया। तो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक उन्हें सिर्फ सत्ता ही दिखती है। अब उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हम गांव की बात नहीं करेंगे, गरीब की बात नहीं करेंगे, आदिवासी समुदाय की बात नहीं करेंगे तो शायद जनता की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए गांव की सरकार। चलिए चर्चा बढ़ाएंगे, चर्चा पे हम बने रहेंगे और रांची भी चलेंगे अपने सहयोगी के पास और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मिजाज है अभी झारखंड की फिजा में जो तैर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं आज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और इस पर चर्चा हो रही है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 पर। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे रांची स्टूडियो जहां पर हमारे सहयोगी संजय समर जी हैं और उनके साथ हैं दीपेश निराला जी जो वकील भी हैं और चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी हैं। हम चलते हैं संजय समर जी के पास। संजय जी, राजनीतिक गहमागहमी, आज का दिन अगर खास तौर से कहा जाए, सोमवार का दिन काफी गर्म रहा और उसकी तपिश हम कोलकाता में भी बैठकर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा वेद आपने। स्थितियां यहाँ है चूंकि आज मुख्यमंत्री ने अपना नॉमिनेशन किया, आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज अपना नॉमिनेशन किया। बड़ी बात की कुख्यात नक्सली कुंदन पहाड़ ने भी आज अपना नॉमिनेशन किया। यहाँ के राज्य के कई मंत्रियों ने यहाँ नॉमिनेशन किया। तो आज राजनीतिक गर्म
जरूर है। ठंड रहने के बावजूद राजनीतिक गलियारा भी गर्म हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध उन्हीं के सहयोगी रहे खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनके काबीना मंत्री थे सरयू राय, जो उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से नामांकन किया है, और उनके साथ एक बड़ा जत्था दिखा है जो आम जन थे सरयू राय के समर्थन में। तो ये गर्म आज का होना लाजमी है। वेद जी बिल्कुल। एक सवाल संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें रही हैं झारखंड में, हालांकि सुदेश महतो ने, कुंदन पाहन ने, सबने आपने बता दिया, लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और टिकी हुई हैं और टिकी हुई रहेंगी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता है 23 दिसंबर को, सरयू राय का मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव में खड़े होना। हाँ देखिए वेद, क्या है कि सरयू राय जयप्रकाश नारायण के शिष्य माने जाते हैं, और जब से वो राजनीति में आए हैं इतना तो मानना है ही कि वो जो काम करते हैं उसमें उनकी पहचान है कि हाँ वो एक ईमानदार छवि के हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और प्रकृति प्रेमी भी हैं। क्योंकि जितने भी नदी नाला के पोल्यूशन हुए उसका भी आवाज उन्होंने उठाया, और 2 बार वो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक भी रहे हैं, ये रघुवर सरकार में मंत्री रहे। तो एक तो उनकी छवि है, अपनी छवि है जो बेदाग है अभी तक। अब रघुवर दास को लेकर के और इनकी दोनों में काफी टकराहट हुई। अब तो वो कल अपना बयान भी दिए हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा मुख्यमंत्री जेल जाए। हालांकि उन्होंने इशारा नहीं किया, इशारा में ही बताया, लेकिन नाम नहीं रखा है कि किसके बारे में, क्योंकि चाहे मधुकुड़ा जेल गए हो या झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन गए हो, वो सब पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे हैं। दबी जुबान से सरयू राय ये भी कहते हैं कि 30 विभाग है टोटल इस पूरे झारखंड में, 30 विभाग में 16 विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। तो ये उनका, और वो 16 विभाग के बारे में बताते हैं कि मलाईदार है। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ है, ये सरयू राय का कथन है जी। तो ये सब लेकर के, और जब तक सरयू राय लेकिन संजय जी, लेकिन आपने कहा बहुत ईमानदार छवि है उनकी, और कई मामलों में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन मामलों में जो आप बता रहे हैं कि 16 विभागों में भ्रष्टाचार और तमाम चीजें, तो 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद क्यों इनको याद आई? क्यों नहीं उन्होंने बीच में ही मंत्री पद छोड़ दिया और उसके बाद सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने? ये सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, अगर सरयू राय की माने या उनका कहना माने, ये जब से मंत्री रहे रघुवर कैबिनेट में हमेशा विरोध करते रहे हैं। अभी हाल के कई दिनों से वो कैबिनेट में जाना भी छोड़ दिए थे, और लगातार पत्र लिख कर अपने दिल्ली बैठे नेताओं से लेकर के मुख्यमंत्री तक अवगत कराते रहे कि भ्रष्टाचार कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है। और जब से, मतलब मैं बताऊं कि जब से इन्होंने मंत्री पद ग्रहण किया उसके 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद इनकी रघुवर सरकार से ठन गई। कहे कि सीधे सीधे रघुवर से ठन गई तो ये अलग की बात नहीं हुई। इस प्रश्न को भी आज हमारे संवाददाता जमशेदपुर में उनसे पूछा कि भाई जो अंतिम समय में आपने जो किनारा पकड़ा, बीच में ही क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि मैं हर चीज से लोगों को अवगत कराते रहा, बात कराते रहा और चीजों को बताते रहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई होते नहीं रही। अंत में इन लोगों ने अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए, काम कराने के लिए टिकट के असमंजस में रहे लोग। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से मैं रहा हूं, इसी से मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को मुक्त करने के लिए, मैंने ये पद और ये असमंजस की स्थिति दूर करने के लिए उनको मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं किनारे हट जा रहा हूं और आपको जिसे मन उसे प्रत्याशी बना दीजिए। तो जमशेदपुर पश्चिम से वहीं के एक एडवोकेट है देवेंद्र सिंह, उनको पार्टी ने बना दिया और ये अपने पूर्वी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। अभी जो सूत्र से मिली जो जानकारी मिल रही है, पिछले दरवाजे से ऐसा तय हो रहा है कि चाहे झारखंड विकास मोर्चा हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो, सब मिल करके बाहर से समर्थन करेंगे सरयू राय को। और जो सूचनाएं हैं अब इसमें पुख्ता हो पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा के जमशेदपुर पूर्व से प्रत्याशी हैं अभय सिंह, वो आज अपना नामांकन भी कर दिए हैं। अब वो किस तरह से नामांकन वापसी होती है या नहीं होता है,
एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि काफी दिलचस्प सीट है और ये हॉट सीट है। ये कह सकते हैं कि ये हॉट सीट है झारखंड में, जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। यहाँ पर चाहे आम लोग हों, चाहे नेता हों, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, या चुनाव आयोग क्यों ना हो, नजरें सबकी टिकी हुई होंगी और दिल्ली तक इस पर नजर रहेगी, क्योंकि काफी दिलचस्प सीट बन गया है सरयू राय के रघुवर दास जी के खिलाफ खड़े होने से। बहरहाल दीपेश निराला जी भी आपके साथ हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे भी कुछ सवालात हो जाए कि एक वकील की हैसियत से नहीं, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से दीपेश निराला जी से अगर पूछा जाए कि झारखंड की राजनीति और झारखंड का में जो चुनाव होने वाला है, अभी जो स्थितियां, इसको किस रूप में देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या होगी? दीपेश जी, अभी जो झारखंड में विधानसभा चुनाव आया हुआ है, तो इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नजरिए से आप किस ढंग से देख रहे हैं? क्योंकि चैम्बर ने 20 सीटों पर चुनाव उतारने की घोषणा कर रखी है। चैम्बर का रजिस्ट्रेशन एक कंपनी एक्ट के तहत हुआ है। ऐसे में वो लोग अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या कैसी छवि बनेगी चैम्बर की, या चैम्बर किस नजर से इसको देख रहा है? एक सदस्य होने के नाते आप बताएं। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है जनता के सामने आने का। चूंकि मामला चैम्बर से जुड़ा हुआ है, चैम्बर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संस्था या कोई राजनीतिक दल नहीं है। हमको पहले ये समझना होगा, अगर कोई चैम्बर का सदस्य नॉमिनेशन करता है, लेकिन अगर राजनीतिक दल नहीं है तो चुनाव में उतरने की क्या जरूरत है? कर सकती है, लेकिन एक प्रश्न है कि अगर राजनीतिक दल ये है नहीं तो चुनाव में उतरने की क्या जरूरत है? सर, चुनाव में उतरने का मैंने कहा ही आपको कि मेरा लीगल राइट है चुनाव लड़ना। कोई भी आदमी जो भारतवर्ष का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चैम्बर प्रत्याशी उतारे ये थोड़े से हम लोग को सही नहीं लगता है कानून के दृष्टिकोण से। हाँ, चैम्बर किसी सदस्य का, किसी प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है, लेकिन वो खुद प्रत्याशी कैसे देगा? क्योंकि उसको वो तो कोई राजनीतिक दल है। आम तरह से बात करें कि इस चुनाव को चैम्बर या फिर आप व्यक्तिगत रूप से कैसे ले रहे हैं? सर, ये चुनाव झारखंड में इस बार बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिल रहा है। कई दलों का यहाँ पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई दलों ने प्रत्याशी दिए हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी के अभी प्रत्याशी देख रहे हैं इस बार, आप पार्टी की भी प्रत्याशी देख रहे हैं इस बार। तो कई लोगों का इस बार प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है झारखंड विधानसभा में। उसी तरीके से परसों एक बैठक हुई चैम्बर की, उसकी एफिलिएटेड बॉडी के साथ, जिसमें कि उन्होंने अभी रांची सीट से और गोड्डा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। लेकिन चूंकि मैं एक चैम्बर का सदस्य हूं और इस मैटर में जैसा मेरी समझ है कानून के हिसाब से कि ये थोड़ा सा उचित नहीं मुझे जान प्रतीत होता है, क्योंकि वो चैम्बर किसी का समर्थन करेगा, वो प्रत्याशी नहीं उतारेगा डायरेक्ट रूप से। तो इसमें क्या चैम्बर में कुछ खींचतान चल रहा है, या चैम्बर के जो वरिष्ठ नेता है उनसे आप अलग हैं? नहीं सर, देखा जाए तो चैम्बर से मैं अलग नहीं हूं। मैं चैम्बर का एक पार्ट हूं और चैम्बर हमारा एक मंदिर है, व्यापारी संस्था के नाते मैं उसका सदस्य भी हूं और मैं भी लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं चैम्बर का सदस्य हूं। लेकिन चैम्बर और राजनीतिक दल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और एक सवाल संजय जी कि किन मुद्दों को लेकर चैम्बर चुनाव में जाएगा? इनके पास मुद्दे क्या होंगे? चैम्बर का मुद्दा क्या है? चुनाव में उतर रहा है, मुद्दा क्या है? जैसे कि इसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि भाई व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से लबालब है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। तो विधायक बन जाने से क्या खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार? मैंने परसों चैम्बर अध्यक्ष कुणाल अजमानी जी से और महासचिव धीरज तनेजा जी से बात की। मैंने कहा कि आज आपकी मीटिंग है, कोई हमें अखबार के माध्यम से जान है, क्या मैं उसमें आ सकता हूँ एक चैम्बर सदस्य? बोले नहीं, ये मीटिंग केवल एफिलिएटेड बॉडी की मीटिंग है और एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, आम सदस्य और आजीवन सदस्य इस पे प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो फिर कल का जो अखबार था यहाँ का, उस पर जैसा न्यूज मैंने देखा तो मुझे वो थोड़ा सा सही नहीं लगा कानून के दृष्टिकोण से। और व्यापारियों के साथ तो सरकार जुड़ी हुई है, सरकार। चलिए, स्पष्ट है संजय जी, स्पष्ट है कि दीपेश निराला जी चैम्बर के सदस्य जरूर हैं, लेकिन एक वकील होने के नाते चैम्बर
का जो ऐलान है, ये चुनाव लड़ना और ये निर्णय है, उससे वो सहमत नहीं है। बहरहाल चलिए हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अशोक पांडे जी भी हैं। अशोक जी के पास लौटते हैं। अशोक जी, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो 5 चरण में हुए थे, 2019 में चुनाव हुए, ये भी 5 चरण में हो रहे हैं। हवाला ये दिया गया था 2014 का जब चुनाव हुआ था, तो मुझे आज भी याद है कि हवाला ये दिया था कि नक्सल इलाका है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से 5 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं ताकि सभी जगह सुरक्षा मुहैया हो सके, मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि 2019 में भी 5 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ये कहा जाता था कि इस वजह से नक्सली बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पा रही है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं है, बहुत दबाव रहता है अन्य संगठनों का। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि 5 चरण में पिछली बार भी चुनाव, 5 चरण में इस बार भी चुनाव, क्या नक्सल के खिलाफ सरकार वाकई कोई काम नहीं कर पाई या कोई दूसरी नीति काम कर रही है? वेद जी, इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को पीछे चलना होगा जी। वो चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो या अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, हर बार भाजपा शासित सरकारों ने, भाजपा नीत जो सरकारें आई हैं झारखंड में, सबने यही दावा किया कि हम माओवादियों का, नक्सलियों का मुकाबला करेंगे, जनता को अमन चैन देंगे, राज्य का विकास करेंगे। बिल्कुल। 2019 के इस चुनाव में भी चुनाव आयोग ने वस्तु स्थिति के आकलन के बाद यह देखा कि 2014 में जो ग्राउंड रियलिटी थी, 2019 की जो रियलिटी है वो एकदम वैसे ही हूबहू है, अन्यथा ये 5 चरणों का चुनाव इस बार घोषित नहीं होता। जाहिर है कि सरकारी दावे अलग थे, कानून और व्यवस्था की स्थिति अलग थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति के आकलन के बाद ही चुनाव आयोग ने यह तय किया कि इस बार भी 5 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि पिछले जितने लंबे समय तक हम जाएं, सरकारें जो आती रहीं, सबने माओवाद या नक्सलवाद को समाप्त करने का नारा जरूर दिया, अमन कायम करने का नारा जरूर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता रहा है कि व्यवस्था के साथ ही नक्सलियों की भी एक मिली भगत रही है। यही वजह है शायद कि मुझे याद है ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था पश्चिम बंगाल में, तब बुद्धदेव भट्टाचार्य यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में चिदम्बरम साहब थे गृह मंत्री। वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों को समेटते हुए एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसका नाम, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट। ग्रीन हंट के तहत छत्तीसगढ़ में कहीं कुछ हद तक सफलता मिली, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सफलता मिली, बिहार में भी कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल से पूरी तरह सफाया हो गया, कहा जाए तो पूरी तरह सफाया हो गया, नक्सलियों के पैर उखड़ गए थे। लेकिन झारखंड जहां था वहीं आज भी वहीं है। ये 5 चरणों में चुनाव डिक्लेयर करने के पीछे की जो कहानी है वो यही बयान करती है कि नक्सलियों के हमदर्द कहीं ना कहीं सरकार में बैठे रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं सरकार में विराजमान हैं। ये बहुत दुखद है। चलिए चलते हैं रांची। एक सवाल चूंकि नक्सली मामलों पे हो रही है तो एक सवाल संजय समर जी से भी लिया जाए कि संजय जी, कुंदन पाहन कुख्यात नक्सली रहा है, कई हत्याओं का आरोपी, कई पुलिस वालों की हत्याओं का आरोपी रहा है और चुनाव लड़ने की इजाज़त तो दे दी है, चुनाव लड़ भी रहे हैं। हालांकि झारखंड पार्टी झापा ने टिकट दिया था लेकिन रद्द कर दिया, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं। कुंदन पाहन का चुनाव लड़ना किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, ये 5 चरणों की जो बात आपने कही है, तो नक्सली जो मुद्दा बताया जा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। यहाँ का, झारखंड का भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है जिसके कारण 5 चरण में चुनाव हो रहे हैं। अब रहा बात नक्सलियों का या कुंदन की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ना कहीं से कोई गलत बात नहीं मानी जाती है। इससे बड़ी घटना अगर उठा करके देखें तो मिजोरम का उदाहरण आप उठा सकते हैं, और देखें तो फूलन देवी का उठा सकते हैं। तो जिसने भी हथियार उठाया, अगर वो हथियार डाल करके राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो वो गलत नहीं है, कहीं से गलत नहीं दिखाई दे रहा है। अगर और थोड़ा पीछे जाए, 1985 की बात करें तो वीर बहादुर सिंह
को उठा करके देखें तो काली पांडे, उस जमाने में कई लोग ऐसे थे जो जेल से चुनाव लड़े थे, जिन पर हत्या के अलावे और कई संगीन मामले थे। और इधर आ जाए, अगर लालू राबड़ी सरकार में देखें तो राजन तिवारी, सूरज भान, धूमल सिंह, लाइन लगा करके लोग खड़े हैं बिहार में भी। और तो ये नक्सली और होना और ये जो भी अपराध है, जब तक न्यायालय उनको तय न कर दे कि हाँ आपने अपराध किया और ये प्रमाणित हुआ, तब तक तो वो फ्री है। और अपने कानून के दायरे में अगर जो बंदा आकर के राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। वेद जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई अगर रास्ता अख्तियार करता है बेहतरी का और कोई मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में, या फिर पुराना एक इतिहास भी रहा है कि जिस तरह इस प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति का क्या हाल होता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो कोई नक्सलवाद से जुड़ा हुआ शख्स हो या अपराध से जुड़ा हुआ शख्स हो, और जितने भी नाम गिनाए आपने, उसने अपने क्षेत्र का क्या भला किया है जितने के बाद ये भी जग जाहिर है। और शायद यही वजह है कि जनता ऐसे लोगों को सिर्फ नकारती है, इस वजह से भी नकारती है जनता क्योंकि ये इनका भला नहीं कर सकता, ऐसा सोचती है जनता। क्योंकि अब तो एक ऑप्शन भी आ गया है लोगों के पास, नोटा बटन दबाने का, कि अब आप अगर कोई पसंद ना हो प्रत्याशी तो नोटा दबा सकते हैं। बहरहाल बात हो रही है नक्सलवाद पर और बात हो रही है 5 चरण के चुनाव पर। अशोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से राजनीति में अपराध करने वाले और इस तरह के लोगों की बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं एक उदाहरण बिहार में भी आप देख रहे हैं कि कैसे सत्ताधारी जो दल है उसमें सटे हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं। जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर खुल के सामने आती हैं। कुछ पूर्व में जो सत्ता में रहे उनके लोग काफ़ी चीज़ों में आज जेल में बंद हैं। तो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सूरजभान तो खैर अभी बाहर हैं, लेकिन वो भी दबंग माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। और उसके अलावा अनंत सिंह की बात अगर करें, वो अभी नया ताज़ा मामला है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरह के लोगों की जो एंट्री हो रही है कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से कितना भला होने की उम्मीद? राजनीति के अपराधीकरण की बात आप कर रहे हैं जी। देखिए, राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। कुछ नेता थे जो उनको लगा कि अब जनता के साथ जुड़ के चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने बाहुबल का सहारा लिया और मसल पावर के जरिए उन्होंने आजमाना शुरू किया। और वो अर्ली 70s का जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे आज ऐसे जगह पहुंच गया है। चलिए, इस सवाल पे आपसे लेंगे एक ब्रेक, यहाँ पर छोटा सा ले लेते हैं अशोक जी, उसके बाद लौटेंगे। रांची भी चलेंगे, 1-2 सवाल और भी है जो संजय जी से जानना है और दीपेश जी से भी कुछ बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं वापस। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा उपचुनाव पर एक चर्चा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अशोक जी हैं और साथ में रांची स्टूडियो से जुड़े हुए हैं संजय समर जी और उनके साथ एक मेहमान हैं दीपेश निराला जी। हाँ, तो मैं आपके पास आता हूँ अशोक जी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक चीज़ और कि जो जिस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कुछ नेताओं का बयान है, क्या कुछ कहा है। सबसे पहले सुनाते हैं सुदेश महतो ने, जो आजसू के सुप्रीमो हैं, बीजेपी से अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या कुछ कहा है। सम्मान करते हुए इस प्रदेश के किसान, मजदूर, छात्र और इस प्रदेश के बारे जो कल्पनाएं रची गई है, इस प्रदेश की जो संभावनाएं, उस संभावनाओं को एक राजनीतिक नेतृत्व देते हुए जनमानस के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव की पहल हमारा उद्देश्य होगा। राजनीति 27 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा किया, क्या आने वाले समय में कुछ और लिस्ट भी जारी होगी? निश्चित रूप से 1-2 दिन में और सूची, जैसे क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर हमारा वोट 5 चरणों में हो रहा है, उसी तरह से अलग अलग चरण के हिसाब से हमारे कैंडिडेट की सूची आएगी। 2000 से आप लगातार चुनाव देख रहे हैं झारखंड में, ये 6ठा आपका चुनाव होगा विधानसभा का, कितना दिलचस्प मानते हैं इस बार, कितना चुनौती? हमारी जवाबदेही बड़ी है। हम एक विधानसभा नहीं, जब हम शुरू किए थे तो एक विधानसभा से आज राज्य के एक बड़ी तादाद में अलग अलग विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी को आजसू के नेतृत्व और जनभावना के नेतृत्व के लिए उतारने की तैयारी है। गठबंधन ना होने का इस विषय में बात किया, गठबंधन ना होने का फायदा होगा, नुकसान होगा, ये 23 के बाद पता चलेगा। मैंने कहा है उनके बारे में, कल ही मैंने अपना विचार आपके पास रखा था।
कि चुनाव लड़ने का जो उनका निर्णय है, उस निर्णय को जब वो सामने लाएंगे, वो चुनाव में क्यों आ रहे हैं, उस सीट पर क्यों गए, अपने पारंपरिक सीट को छोड़कर अगर गए हैं, तो निश्चित रूप से सरजू जी ने कुछ सोचा होगा। जब उनकी सोच स्पष्ट रूप से सामने आएगी तो हमारे विचार। चलिए, बहुत ही सहज और सधे हुए अंदाज में सुदेश महतो ने कहा, और साथ ही दो बयान और भी आपको हम सुनवा देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आखिरी सेगमेंट पे हम पहुंचेंगे। अन्नपूर्णा देवी और राम कृपाल यादव दोनों बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा झारखंड चुनाव को लेकर, दोनों के बयान सुनाते हैं। देखिए, लोग विकास को देखता है और जिस तरह राज्य में जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लोग हैं और फिर से चाहते हैं कि जो विकास की गति आगे बढ़ी है, स्थिर सरकार उन्होंने दिया। पहली बार झारखंड प्रदेश में स्थिर सरकार और एक स्थायी सरकार बनी है और लोग इस सरकार से संतुष्ट है। हर कोई चाहता है कि जिस तरह ये 5 साल काफ़ी आराम से, मतलब जिस तरह से स्थायी ये सरकार चली है, हर एक क्षेत्र में काम हुए हैं निश्चित रूप से, तो हर कोई चाहता है कि फिर से यहाँ पे सरकार बने, स्थायी सरकार बने, डबल इंजन की सरकार। कोई असर है भाई, जनता अब भटकने वाली नहीं है, किसी के झांसे में आने वाली नहीं है, वो सीधे मोदी जी को देख रही है ऊपर में और नीचे में रघुवर दास जी को देख रही है। ये दोनों नेतृत्व मजबूती के साथ झारखंड के विकास में अहम योगदान दिया है और देश के जो एक सीन होता है ना, जो पिक्चर है ना, नक्शा, उसमें अलग से स्थान बनाया है। कोई खत्म करने देगा अपने पहचान को। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी पर आस्था रख करके, अमित शाह जी पर आस्था रख करके आप सब लोग आइए, मिलजुल कर काम कीजिए। चलिए, तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बीजेपी के दोनों सांसद अन्नपूर्णा देवी और राम कृपाल यादव। वहीं सुदेश महतो का बयान सुनाया हमने। तो बात हो रही थी नक्सलवाद पर और हमारे साथ अशोक जी से एक सवाल पूछा था मैंने, बस उसका बीच में हम ब्रेक पे चले गए थे। अशोक जी, उसका जवाब पूरा है। हाँ, मेरा ये कहना था कि राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत जो अर्ली 70s में हुई थी, वो आज ऐसे मुकाम पे पहुंची है। सच तो यह है कि ऐसे मुकाम पे पहुंची है कि जहां जनता के पास कुछ करने को नहीं है। आप किसी को भी अगर खड़ा कर देते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से कोई खड़ा होता है कोई बाहुबली, तो जनता के पास वो ताकत नहीं है कि उसका विरोध कर सके या उस पॉलिटिकल पार्टी से ये कह सके कि भाई इनको आप हटाओ। अब नोटा की बात तो आपने कर दी, अभी बहुत अच्छी बात आपने निकाली। नोटा आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी कैंडिडेट को मुझे नहीं चुनना है। लेकिन इसके साथ ही जरा चले हम लोग 71-72 की ओर। एक नेता हुआ करते थे, इसी समाजवादी कॉर्नर से ही आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज बिहार और झारखंड की राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस और उनके कुछ साथियों ने तब एक डिमांड की थी कि जनता को अगर किसी नेता को चुनने का हक है तो राइट टू कॉल बैक। अगर कोई सरकार बढ़िया काम नहीं कर पाती हो या अपराधी तत्वों के इशारे पे नाचती हो, कॉरपोरेट के इशारे पे काम करती हो, तो जनता के पास वो हक हो कि वो वोटिंग के जरिए राइट टू कॉल बैक उस सदस्य को वापस बुला सके। ये लड़ाई रखी गई थी 70s में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुद्दे को संसद में उठाने वाले लोगों का अभाव दिखा और ये मुद्दा वहीं का वहीं मर गया था। ज़रूरत इस बात की है कि नोटा से आप रिजेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जनता रिएक्ट तो करे तब मालूम पड़े, जैसे अभी समर जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे कि राजनीति में किसी को भी आने की छूट है। बहुत अच्छी बात है। तो गुंडे तत्वों के ही आने की छूट क्यों है भाई? सभ्य लोग, भद्र लोग, समाज के सुसंस्कृत लोग आखिर राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते हैं? लोग क्यों हिचकते हैं राजनीति में आने से? कुछ तो बात नहीं होगी। बात यही है कि इतना टेंटेड चेहरा हो गया है राजनीति का कि इसमें सिर्फ बाहुबलियों की ही घुसपैठ हो पाती है और जो सभ्य सुशील लोग हैं वो इस कुनबे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जनता आज इतनी निरीह है कि उसके पास कोई ताकत नहीं है। आप चुन तो सकते हैं
लेकिन किसी को वहाँ से निकाल बाहर नहीं कर सकते। चलिए संजय समझ के पास चलेंगे। संजय जी, आजसू अकेले चुनाव में मैदान में है इस बार और बीजेपी के साथ गठबंधन उसका टूट चुका है, हालांकि सरकार में शामिल रही 5 साल वो, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो सवाल जो अभी जिस तरह से बयान में सुदेश महतो ने नामांकन के बाद कहा कि इस बार आजसू की जवाबदेही काफ़ी बढ़ी है और 23 के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। यानी जो स्थितियां पिछले कुछ दिनों में जो विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां रही हैं कई राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या अन्य राज्यों में, तो कहीं ना कहीं ये आजसू की कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वो एक अच्छी सीट ले आती है, अच्छे सीट पे जीत जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी उसकी उम्मीदें हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, तो उसके बाद सरकार में एक बड़ी भूमिका जो स्थितियां महाराष्ट्र में नजर आ रही है वो स्थितियां कहीं यहाँ भी नजर ना आए। बिल्कुल बात सही कही। देखिए, जोड़ तोड़ में माहिर है सुदेश महतो, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये हमेशा जब से अलग राज्य बना, उन्होंने ठीक ही कहा कि पहले एक सीट सिल्ली से वो निकला करते थे, उसके बाद धीरे से वो उनके रामगढ़ सीट निकले जहां से चंद्रप्रकाश चौधरी लगातार जीत रहे हैं। उसके बाद जुगसलाई उन्होंने निकाला, लोहरदगा निकाला, ऐसे कर करके 5 सीट वो निकाले और ये लड़ाई में आगे बढ़ते रहे। बार्गेनिंग का स्थिति यह है कि अर्जुन मुंडा की सरकार जब हुआ करती थी तो 6, 7, 8 लोग मिलकर के जो समर्थन दिए थे, छोटा सा कहना ना मानो तो सीधे दिल्ली चले जाते थे लोग सरकार गिराने के लिए। और मैं बड़ी बात बता दूं कि मधु कोड़ा सरकार में ये लोग 2 विधायक हुआ करते थे, एक सुदेश महतो, एक चंद्रप्रकाश चौधरी। चंद्रप्रकाश चौधरी अभी गिरिडीह से सांसद हैं। ये चंद्रप्रकाश चौधरी मधु कोड़ा शासन में मधु कोड़ा काबीना में मंत्री हुआ करते थे और सुदेश महतो भाजपा के साथ घुमा करते थे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई अस्थायी हिसाब किताब आजसू का नहीं दिखाई देता है। जब जैसा हुआ तब तैसा ये लोग कर लेते हैं और बार्गेनिंग करने की स्थिति तो आजसू की शुरू से रही है और ये बार्गेनिंग में माहिर आदमी है। इनके जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, तो अभी ये भाषा हो रही है चुनाव जीत जाने के बाद, पांडे साहब ने सही कहा, चुनाव जीत जाने के बाद फिर विधायक लेके भागो, विधायक इधर करो, विधायक उधर करो। बिल्कुल, और ये झारखंड में होता रहा है और वो अभी का जो माहौल बना हुआ है उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऐसा माहौल आने वाला है और ऐसा होगा। अब रही बात गठबंधन टूटने की, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठ करके कहा था 65 पार। 65 पार जब उसने कहा था तो उसमें तो आजसू को जोड़ा नहीं था, उसने तो लोजपा को जोड़ा नहीं था, उसने, और यही वजह है कि ये गठबंधन टूटा है। चलिए, समय की कमी है। 65 पार, तो ये लोजपा का नाराज होना, आजसू का नाराज होना, जदयू का नाराज होना समझ से परे है जी। तो ये कहीं ना कहीं समझ से परे है जी। बिल्कुल, चलिए समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय समर जी आपका भी, दीपेश निराला जी आपका भी, और हमारे साथ अशोक पांडे जी थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव, इस बार भी परिणाम 23 दिसंबर को ही आएगा। 2014 में भी 23 दिसंबर को आया था और 5 चरणों में चुनाव उस बार भी हुए थे और इस बार भी हो रहे हैं। बहरहाल पिछली बार के चुनाव में आजसू और बीजेपी ने मिलकर बहुमत का जो आंकड़ा था वो छू लिया था 41 का, लेकिन इस बार क्या परिस्थितियां होंगी, चूंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं दोनों दल और सभी दल कमोबेश एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। क्या स्थितियां होंगी ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इसका इंतजार सभी को है, लेकिन हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।